हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेंद्र है। स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला एग्जाम सुपर संडे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सिक्किम स्टेट के बारे में। सिक्किम स्टेट ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक 8वां स्टेट है। ये जो हम पिछले वाले सेशन में पढ़ा था 7 सिस्टर स्टेट के 7 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, हम 7 स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8वां स्टेट पढ़ेंगे सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट नहीं है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए सिक्किम को पढ़ने से पहले हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिक्किम का परिचय, स्थापना, भाषा, भौगोलिक तत्व के अंतर्गत हम तिस्ता, रंगीत पढ़ेंगे। कंचनजंगा जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, जेमू, मैप प्रोग्राम यूनेस्को का कंचनजंगा को मैप प्रोग्राम के अंतर्गत कब शामिल किया गया, तथा हॉटस्पॉट एंड गर्म पानी के झरने पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कृषि पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे और परिवहन की सिक्किम शेष भारत से किस हाईवे या किस राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम मैप में देखते हैं, इसमें चित्र में देखते हैं, ये सिक्किम है। ठीक है, ये सिक्किम भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये इसका जो आकार है, ये हमारे शरीर के जो हाथ का अंगूठा है इसके आकार के जैसा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके उत्तर में आपका शायद तिब्बत लगता है। इसके बाद आपका जो पूर्व में भूटान लगता है और तिब्बत की चुंबी घाटी लगती है, और इसके पश्चिम में नेपाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, और दक्षिण में ये आपका उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, दार्जिलिंग के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, स्वायत्त क्षेत्र हमने बताया था कि स्वायत्त क्षेत्र की संकल्पना किसने दी थी? असम के पहले मुख्यमंत्री। इसकी पिछले वाले सेशन में हम जब असम पढ़ा था तो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। उनकी जो संकल्पना थी ऑटोनोमस क्षेत्र की, एडीएस की, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्हीं की संकल्पना है। तो ये दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जो सिक्किम के बिल्कुल तिब्बत में स्थित, सिक्किम के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, बड़ा थोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये देखिए सिक्किम है। ठीक है, एक तरह से, और इसका जो बिल्कुल उत्तर में इसके तिब्बत का पठार है। इसके जस्ट उत्तर में तिब्बत का पठार है, और पश्चिम में इसके नेपाल है, और इसके पूर्व में बिल्कुल तिब्बत की चुंबी घाटी है। कौन सी घाटी? तिब्बत की चुंबी घाटी। और इसके जो दक्षिण पूर्व में भूटान है। दक्षिण पूर्व में क्या है? भूटान है। ठीक है, और इसके बिल्कुल दक्षिण में आपका दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग किसका हिस्सा है? दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल का एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिक्किम के पूर्व में कौन सी घाटी स्थित है? तो आपकी चुंबी घाटी है। सिक्किम के उत्तर में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश है? नेपाल है। और साउथ में आपका दार्जिलिंग है, और दक्षिण पूर्व में आपका भूटान है। ठीक है, तो सिक्किम को हम कह सकते हैं कि 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहला है नेपाल, दूसरा है तिब्बत, और तीसरा है भूटान। अर्थात ये स्टेट जो है सिक्किम 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो हम परिचय पढ़ चुके हैं कि ये एक अंगूठे के आकार का पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी जो बाउंड्री है 3 देशों के साथ शेयर होती है। पहला नेपाल है, तिब्बत, तीसरा भूटान है। तिब्बत अर्थात ये चाइना का पार्ट है। तिब्बत की जगह हम चीन लिख सकते हैं। चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अर्थात ये उत्तर पूर्व में चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दक्षिण पूर्व में ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और आपका पश्चिम में नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो समझ गए ना, सिक्किम भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र है
जिसका आकार अंगूठे के समान है। ये दक्षिण में अर्थात उत्तर पूर्व में चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है और पश्चिम में नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इसके दक्षिण में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिला है। स्थापना पढ़ेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो सिक्किम हमारे जो सिक्किम स्टेट है ये हमारे देश का एक हिस्सा नहीं था, ठीक है, एक राज्य नहीं था, लेकिन ये भारत द्वारा एक संरक्षित राज्य था। ठीक है, भारत द्वारा एक संरक्षित राज्य था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सिक्किम हमारे देश का एक अभिन्न अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम भारत द्वारा संरक्षित एक राज्य था। ठीक है, कौन सा राज्य था? संरक्षित एक राज्य था। 1947 में ये एक संरक्षित राज्य था। इसके बाद 1974 में ये भारत का सहायक राज्य बना है और 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना है। ठीक है, तो स्थापना में अगर पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को सिक्किम कौन सा राज्य था भारत का, तो संरक्षित राज्य था। 1974 में सहायक राज्य किसको दर्जा मिला है? सहायक राज्य का दर्जा मिला 35वें संविधान संशोधन द्वारा, तथा 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ये हम स्थापना पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम भाषा। यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी सभी प्रकार की भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है वो आपकी है नेपाली। ठीक है, सिक्किम में कौन सी भाषा आधिकारिक है? वो है आपकी नेपाली। इसके अलावा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? इसके अलावा बोली जाती है लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू भी एक भाषा, लिम्बू भी बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी एंड अंग्रेजी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी नेपाली है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भौगोलिक तथ्य के बारे में। देखिए, भौगोलिक तथ्य में क्या है कि सिक्किम एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ जो 75% जो आपका इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ। कितने परसेंट? 75% इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। 75% इलाका जो है जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें से जो कृषि है, यहाँ की जो भूमि है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, अनयूजेबल है। ठीक है, कृषि के लिए। लेकिन यहाँ के लोग जो है अधिकतर जो ढलानों को काट करके सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेतों में अधिकतर खेती करते हैं। किस प्रकार खेतों में? सीढ़ीदार खेतों में अधिकतर खेती करते हैं। सिक्किम का 75% इलाका पर्वतीय है। ठीक है, और जो यहाँ के लोग हैं 25% इलाकों में अधिकतर ढलानों को सीढ़ीदार खेतों में बदलकर खेती करते हैं। ठीक है, यहाँ के दक्षिण और पश्चिम में, देखिए दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पर जो कई धाराएं एक साथ मिल करके कुछ नदियों का निर्माण करते हैं। एक धाराएं मिलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम में कई धाराएं मिल करके कुछ नदियों का निर्माण कर रहे हैं। ये नदी है जैसे आपकी तिस्ता है। ठीक है, ये जो धाराएं हैं संयुक्त होकर के नदियों का निर्माण करते हैं, जैसे तिस्ता और रंगीत। तिस्ता को सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है। ये आपकी सिक्किम की मुख्य नदी। अगर पूछ ले कि सिक्किम की मुख्य नदी कौन कौन सी है, तो तिस्ता सिक्किम की मुख्य नदी है। इसको सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और सिक्किम की नदियों में तिस्ता और रंगीत भी है। ये तिस्ता रंगीत किस तरह बनती हैं? जो सिक्किम में जो अधिकतर हिमानी नदियां हैं वो मिलकर कई धाराओं का निर्माण करती हैं, फिर वो एक मुख्य धारा बन करके एक नदी के रूप में निकलती है। जैसे वो नदी बाद में तिस्ता और रंगीत कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा दुनिया का सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने
सन 2000 में की थी। कब की थी? 2000 में की थी। भारत में कुल 18 जैवमंडल क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 18 जैवमंडल क्षेत्र पाए जाते हैं। 18 जैवमंडल क्षेत्र पाए जाते हैं। 18 जैवमंडल क्षेत्र पाए जाते हैं। उनमें से सिक्किम की स्थापना सन 2000 में भारत सरकार ने की थी। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पारिस्थितिक तंत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इस जैवमंडल क्षेत्र की सबसे मेन विशेषता क्या है कि यहाँ पर 26 किलोमीटर लंबी एक हिमनद, एक ग्लेशियर पाया जाता है। यहाँ पर 26 किलोमीटर चौड़ी जो कंचनजंगा में 26 किलोमीटर लंबी एक हिमनद पाया जाता है, जिसको हम जेमू ग्लेशियर बोलते हैं। इस जेमू ग्लेशियर को सन 2020 में, ये 2018 में इसको यूनेस्को द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित घोषित किया गया है, जेमू ग्लेशियर को। अगर पूछ ले कि जेमू ग्लेशियर किस स्टेट में है, तो वो आपके सिक्किम स्टेट में है। इसको यूनेस्को द्वारा 2018 में संरक्षित घोषित किया गया है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? ये आपका कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया है? ये भारत सरकार द्वारा 2000 में बनाया गया है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्तनधारी जीव जंतु पेड़ पौधों की एक बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, इस विविधता वाले क्षेत्रों को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा सन 2018 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया। मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया। मैप प्रोग्राम क्या है? देखिए, मैप प्रोग्राम देखिए, मैप प्रोग्राम क्या है? ये यूनेस्को का एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। मैप, इसका पूरा नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसका पूरा नाम। इसकी स्थापना 1971 में की गई है। 1971 में की गई। ये किस प्रकार का प्रोग्राम है? ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक प्रोग्राम है। इस मैप का जो उद्देश्य है, मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधार करते हुए उनके बीच एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। किस प्रकार का आधार? वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को समझेगा तथा उसको संरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस मैप प्रोग्राम की स्थापना 1971 में की गई है। इस मैप प्रोग्राम के अंतर्गत 2018 में कंचनजंगा को शामिल किया गया। कंचनजंगा को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2018 में शामिल किया गया। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? मैप प्रोग्राम के अंतर्गत। ये मैप प्रोग्राम किस प्रकार का प्रोग्राम है? ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच एक संबंधों को सुधार करते हुए उनके बीच एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, या वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को समझेगा तथा उसको संरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैप प्रोग्राम। इसके अलावा जो आपका सिक्किम है, सिक्किम में एक हॉट स्पॉट पाया जाता है। भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। उनमें से एक हॉट स्पॉट सिक्किम के दक्षिणी स्थान में पाया जाता है। इस हॉट स्पॉट की विशेषता क्या है? इसमें कुल मिला के 227 हिमानी नदियाँ तथा 27 झीलें, इसके अलावा 300 छोटी छोटी नदियाँ का एक समूह पाया जाता है, और पेड़ पौधे पक्षियों और जीव जंतुओं की एक विशेष व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार के स्थानों को जहाँ पर इतनी ज़्यादा व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर उन स्थानों को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। तो भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट है। उन हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट सिक्किम में है। अगर आ जाए कि इनमें से नॉर्थ स्टेट के 8 राज्य में किस राज्य में आपका हॉट स्पॉट पाया जाता है, तो वो सिक्किम राज्य में हॉट स्पॉट पाया जाता है। मैंने बता दिया कि हॉट स्पॉट की विशेषता क्या है कि वहाँ बहुत सारे ढेर सारे पशु पक्षी, स्तनधारी पेड़ पौधे तथा इसके अलावा कई प्रकार की हिमानी नदियाँ, दर्रे जो आसपास के इलाकों को जोड़ते हैं, झीलें, ये जो जहाँ पाई जाती है वहाँ पर भारत सरकार उनको हॉट स्पॉट या आपके पारिस्थितिक गर्म स्थान घोषित करती है। इसके अलावा गर्म पानी के झरने,
सिक्किम में कई प्रकार के ऐसे झरने पाए जाते हैं जो अपने रोग हरण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। आदमी अगर उसमें स्नान कर ले तो उसके जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। एक्चुअली उसमें क्या है कि जो गर्म पानी है उनका जो औसत तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। और उस पानी में जो पानी है आपका वाटर है, उस वाटर में सल्फर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो औसत तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो गर्म पानी के झरने हैं ये सिक्किम में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो इनकी विशेषता क्या है, मनुष्यों के रोग हरण की क्षमता इनकी विशेषता, अर्थात उसमें जो कोई भी व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उनके रोग हरण की क्षमता बिल्कुल, मतलब रोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गर्म पानी के झरने। तो हमने भौगोलिक तत्व में क्या क्या पढ़ा है, हमने भौगोलिक तत्व के अंतर्गत पढ़ा तिस्ता और रंगीत, अर्थात सिक्किम की छोटे छोटे धाराएं मिलकर के तिस्ता और रंगीत का निर्माण कराती हैं। ये तिस्ता और रंगीत सिक्किम की नदी है, उनमें से सिक्किम क्या है, तिस्ता जो सिक्किम की लाइफलाइन कहलाती है। ठीक है, अर्थात जीवन रेखा कहलाती है। इसके बाद कंचनजंगा हमने पढ़ा। कंचनजंगा की स्थापना भारत सरकार ने 2000 में की थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा परिस्थित क्षेत्र है। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है, जेमू ग्लेशियर है जो 26 किलोमीटर एक लंबी हिमनद है, एक ग्लेशियर है। ठीक है, कंचनजंगा को 2018 में मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये मैप प्रोग्राम क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण को समझेगा तथा उसको प्रिजर्व करने या संरक्षण करने का प्रयास करेगा। ठीक है, गर्म पानी के हमने झरने पढ़े हैं। गर्म पानी के झरने जो अपनी रोग हरण क्षमता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उनमें उनका जो औसत तापमान है उस पानी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसमें सल्फर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमने हॉट स्पॉट पढ़ा था। सिक्किम में एक हॉट स्पॉट पाया जाता है जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में सिक्किम में हॉट स्पॉट पाया जाता है। भारत में कुल 3 ही हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से सिक्किम में भी एक हॉट स्पॉट पाया जाता है। इस हॉट स्पॉट की क्या विशेषता है, इस हॉट स्पॉट की विशेषता यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हिमानी नदियाँ, झीलें तथा दर्रे पाए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। इस विविधता वाले क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम कृषि के बारे में। तो सिक्किम में जो 75% हिस्सा, पूरा 100% में 75% हिस्सा पर्वतीय, 25% हिस्सों में अधिकतर खेती करते हैं। ये खेती अधिकतर सीढ़ीदार खेतों में की जाती है। किस प्रकार खेतों में, सीढ़ीदार खेतों में की जाती है। और इस प्रकार की और कृषि जो है परंपरागत कृषि होती है, उन परंपरागत कृषि के तहत यहाँ पर सिक्किम में खेती की जाती है, जिसकी वजह से सिक्किम एक कृषि प्रधान राज्य है। बाकी स्टेट की तरह, जो नॉर्थ स्टेट के जो बाकी स्टेट हैं, उन स्टेट की तरह नहीं जहाँ पर सिर्फ झूम खेती वगैरह अधिकतर की जाती है, लेकिन सिक्किम में पारंपरिक ढंग से खेती की जाती है। और सिक्किम को हाल ही में एक जैविक राज्य का दर्जा मिला है। कौन सा राज्य का दर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक राज्य का दर्जा। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा मिला है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है सिक्किम। ठीक है, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करता है और पारंपरिक ढंग से कृषि करता है। अधिकतर अदरक, नींबू, संतरा, पिंसिप और इसके अलावा इलायची। सिक्किम में सबसे ज़्यादा इलायची होती है। अगर पूछ ले कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इलायची होती है, तो सबसे ज़्यादा इलायची आपकी सिक्किम में होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी इलायची पूछ ले तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है, तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होती है, सिक्किम में होती है। सबसे बड़ी इलायची कहाँ होती है, सबसे बड़ी इलायची कहाँ होती है, वो होती है तमिलनाडु में, कार्डिमम पहाड़ी में, तमिलनाडु में सबसे बड़ी इलायची होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलायची सिक्किम में होती है। इसके अलावा वहाँ पर धर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर 60% हिंदू धर्म है। इसके अलावा चाहे जो आपके 35% है वज्रायन बौद्ध धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। वज्रायन बौद्ध धर्म के क्यों ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर तिब्बत से टच करता है, इस वजह से तिब्बत में अधिकतर पूरे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। उसी वजह से यहाँ सिक्किम में वज्रायन बौद्ध धर्म के 35% लोग रहते हैं और 60% लोग नेपाल की वजह से 60% लोग हिंदू हैं, क्योंकि नेपाल पूरा एक हिंदू राज्य है। इसी वजह से यहाँ पर अधिकतर नेपाल के लोगों को माइग्रेशन होता रहता है। इस वजह से यहाँ पर 60% हिंदू पाए जाते हैं और 35% वज्रायन बौद्ध धर्म के पाए जाते हैं। इसके अलावा 2-3% मुस्लिम वगैरह पाए जाते हैं, जो बाद में 1971 में माइग्रेट होकर ऊपर गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो परिवहन है, सिक्किम जो भारत के साथ 31A राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ा हुआ है। 31A राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिलीगुड़ी को गंगटोक से जोड़ता है, जो सिलीगुड़ी से गंगटोक को जोड़ता है।
गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है जो सिलीगुड़ी से गंगटोक को जोड़ता है। कौन सा परिवहन? 31A राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस प्रकार हमने परिचय पढ़ा है। परिचय में यहाँ पर एक और बात भूली जा रही है, सिक्किम में जो राजतंत्र हुआ करता था, किस प्रकार का राजतंत्र हुआ करता था? यहाँ पर नामग्याल या नामग्याल नाम से एक राजतंत्र हुआ करता था। किस नाम से? नामग्याल नाम से। नामग्याल नाम से यहाँ पर एक राजतंत्र हुआ करता था जिसको चोगलाम बोला जाया करता है। क्या बोला जाए? नामग्याल नाम का एक वंश होता था जिसको इतिहास में चोगलाम बोला जाता है। अधिकतर क्वेश्चन ये आया करता है कि चोगलाम वंश नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में हुआ, किस राज्य में स्थित था? तो वो आपके सिक्किम में। चोगलाम वंश या नामग्याल वंश ये सिक्किम में स्थित था। ठीक है, ये एक पर्वतीय राज्य है। ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये हमने पढ़ा है। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है? 1947 में भारत का संरक्षित राज्य था। 1974 में सहायक तथा 1975 में पूर्ण राज्य बना। भौगोलिक तत्व में हमने पढ़ा तीस्ता, कंचनजंगा, जेमू मैप, परिस्थिति तंत्र, गर्म पानी तथा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है। इसके बाद हमने कृषि पढ़ा है, धर्म पढ़ा है, परिवहन पढ़ा है। आई होप सिक्किम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र। हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।